नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं 50 बड़ी खबरों की। भारत ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए दिसंबर 2025 से रूस के कच्चे तेल के सीधे आयात में कटौती करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय नए व्यापार समझौते के तहत किया गया है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कूटनीति पर पड़ने की संभावना है। दिल्ली और तेल अवीव के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू होंगी। ये फैसला यात्रियों की सुविधा और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा के बाद लिया गया है। CGHS लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए कुछ नई शर्तों का पालन करना होगा, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और अधिक सुलभ बनाना है। विश्व कप जीतकर लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद शुभकामनाएं भी प्राप्त की। इसके बाद टीम ने आज राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम तय किया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की वंशवादी राजनीति को भूलकर अब आलोचना की है उसकी। उन्होंने कहा है, कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और समय आ गया है जब वंशवाद को पीछे छोड़कर योग्यता को महत्व दिया जाए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करके वापस जा रहे श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हरदोई जिले में पलट गई, जिससे 14 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई गई और पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज के चरण में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिससे यह चरण प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका मुख्य ध्यान जो है वो चुनावी समीकरण को एनडीए के पक्ष में मजबूत करना और क्षेत्रीय समीकरणों पर रहेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का बड़ा दाव करते हुए आरोप लगाया कि हर 8 में से 1 वोट फर्जी है। उन्होंने कहा कि राजद और एनडीए वोट चोरी करके बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने औरंगाबाद में और गया में जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त है और नीतीश मोदी ने युवाओं को बेरोजगार का तोहफा दिया है। पश्चिम बंगाल में SIR की शुरुआत के पहले दिन 84 लाख से अधिक फॉर्म वितरित किए गए। ये चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन में धूप और रात में ठंडक महसूस होगी, हालांकि सुबह हल्का कोहरा रह सकता है। IMD ने तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में 8 नवंबर तक भारी बारिश, बिजली, तूफान और गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। नोंगक्रेम नृत्य के कारण आज 6 नवंबर 2025 शिलोंग में बैंक बंद है। यह RBI की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार एक स्थानीय अवकाश है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में बैंक सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। 6 नवंबर 2025 को स्टॉक मार्केट BSE और NSE सामान्य रूप से खुले हैं, क्योंकि यह तारीख SEBI कैलेंडर में अवकाश सूची में शामिल नहीं है। ज्योतिष गणना के अनुसार तुला राशि के जातकों को आर्थिक कार्यों में तैयारी और संतुलन से आगे बढ़ने की सलाह दी गई है, जिससे जल्दबाजी से बचा जा सके। मकर राशि के लोगों को वित्तीय प्रबंधन के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, जबकि लाभ उम्मीद के अनुरूप रह सकता है। मिथुन राशि के जातकों को लेन देन में बचना चाहिए, क्योंकि लेन देन में धोखाधड़ी और आशंका भी जताई जा रही है, उनसे बचना चाहिए। बजट पर नियंत्रण बनाए रखने की सलाह दी गई है। राजनीतिक सफलता, राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है, जिससे पदोन्नति हो सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि शादी पुरुष को पत्नी पर कंट्रोल का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने 80 साल के एक पति को पत्नी से क्रूरता का दोषी पाया और उसकी सजा बरकरार रखी। 6 नवंबर 2025 को कुंभ राशि के लिए लव लाइफ में खुशियां और मान सम्मान में वृद्धि होगी। राशिफल के अनुसार नए व्यवसाय के लिए दिन अनुकूल है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा स्नान और कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए आज 6 नवंबर 2025 स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ के कुशल प्रबंधन को देखते हुए लिया गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह इस हमले का निशाना हो सकते थे। इस घटना ने राज्य की राजनीति में अलग ही तनाव पैदा किया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दुर्भावनापूर्ण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सर्वदलीय स्टैंड का नेतृत्व किया। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने सरकार के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें SIR को कानूनी चुनौती दी जा सके। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच लोक निर्माण मंत्री सतीश
जार की होली केंद्र बिंदु बन गए हैं। सिद्धारमैया के वफादार माने जाने वाले जार की होली के मुख्यमंत्री बनने को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज। महाराष्ट्र में रश्मि शुक्ला की जगह वर्मा को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह फैसला विपक्ष की शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने संबंधी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट पहले की तरह ही कार्य करती रहेंगी। जम्मू कश्मीर में एक महिला ने श्रीनगर के ज्वेलर्स से लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला की तलाश की जा रही है, जिसमें घाटी में सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियां चिंता बढ़ा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता रेणुका सिंह ठाकुर के लिए 1 करोड़ के इनाम और सरकारी नौकरी की घोषणा की है। ये घोषणा राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की है। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में प्रसिद्ध नागरेम डांस फेस्टिवल के चलते आज 6 नवंबर को कई स्कूलों में और कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। ये स्थानीय अवकाश, सांस्कृतिक और परंपरा के महत्व को दर्शाता है। सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 278 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुमान बताया गया। प्रदूषण का स्तर 6 से 8 नवंबर के बीच बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। ये खबर दिल्ली की है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से एकजुट होकर परिवर्तन के लिए वोट करने का अनुग्रह किया। वीडियो संदेश जारी किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ये बंदरगाह मध्य एशिया तक पहुंच बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। इस विकास से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक व्यापार का एक नया मार्ग खुलेगा। दोहा, कतर में 4 से 6 नवंबर 2025 तक दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दों पर वैश्विक प्रयासों को पुनर्जीवित करना था और इसमें सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक घोषणा अपनाई गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को भी सभी सहायता रोकने और सैन्य कार्रवाई की धमकी फिर से दी है। ट्रंप प्रशासन नाइजीरिया में चल रहे आंतरिक संघर्ष और सुरक्षा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा है, जिससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु निरस्त्रीकरण पर काम करने की एक नई योजना और नई घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की टिप्पणी के बाद अधिकारियों को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की संभावित परियोजनाओं को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। टाइफून कलमागी के कारण फिलीपींस और वियतनाम में भारी तबाही हुई है। फिलीपींस में 114 से अधिक लोग मारे जाने और लापता होने की खबर है, जबकि वियतनाम का वित्तीय केंद्र हो ची मिन्ह सिटी गंभीर बाढ़ के खतरे का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का कार्बन उत्सर्जन अपने पूर्व अनुमानित समय से बाद में चरम पर पहुंचेगा। जलवायु शोधकर्ताओं का एक सर्वेक्षण बताता है कि चीन का कार्बन उत्सर्जन दशक के अंत तक चरम पर पहुंच जाएगा, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के लिए चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर निर्वाचित जोहरान ममदानी के जीत भाषण को बहुत गुस्से वाला बताया है। ट्रंप ने ममदानी से वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया, अन्यथा समर्थन खोने की चेतावनी दी। वहीं बता दें, हल्द्वानी में आज सैनिक सम्मेलन में दिखेगा पूर्व सैनिकों का शौर्य। हल्द्वानी में उत्तराखंड की रजत जयंती पर सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों का स्वागत किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नैनीताल समेत कई जिलों में पूर्व सैनिक और उनके परिजन पहुंचे हैं। वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा और सैन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 1000 लोगों का बिजली कनेक्शन कटा। उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 50,000 से ज्यादा एक्वायदरों से बिल वसूली में मुश्किल हो रही है। 6 महीने से बिल जमा न करने वालों को चिन्हित किया गया है और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया जा रहा है, पर लोग तैयार नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सख्ती नहीं बन पा रही है। सर्जरी कराकर किन्नर बना बांग्लादेशी नागरिक। जी हाँ, बाहरी दिल्ली में जेंडर पुष्टि सर्जरी कराकर किन्नर बने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मेकअप और स्त्री परिधानों का इस्तेमाल किया, महेंद्र पार्क इलाके में रह रहा था। पुलिस ने उसे भिक्षावृत्ति और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया।
दुबई के प्रसिद्ध ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवार ने इंस्टाग्राम पर यह दुखद खबर साझा की और प्रशंसकों से गोपनीयता बनाए रखने की आग्रह किया। उनकी आखिरी पोस्ट लास्ट वेगास से थी। अनुनय एक लोकप्रिय ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर थे जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। वे फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में भी शामिल थे। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर फिर बोले एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए युद्ध को रुकवाया था, जिसमें 8 विमान गिराए थे। मियामी में उन्होंने व्यापारिक समझौते रद्द करने की धमकी देने की बात कही। भारत ने इस दावे का खंडन किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि युद्ध विराम पाकिस्तानी कमांडरों की अपील के बाद हुआ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी शिविरों को भी तबाह किया था। तुर्की में अफगान पाक शांति वार्ता से पहले ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी। तुर्की में अफगान पाक शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे तनाव बढ़ गया है। आसिफ ने काबुल पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों और आईएसआई को समर्थन देने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात का एक किस्सा साझा किया। ट्रंप ने बताया कि चीनी प्रतिनिधि मंडल के थे और उन्होंने बात करने से भी परहेज किया। ट्रंप ने इस अनुभव को सीनेटरों के साथ नाश्ते पर हुई बैठक में साझा किया, जिससे कमरे में ठहाके गूंजे। वही बता दें कि ट्रंप के प्रशासन ने आव्रजन पर सख्ती करते हुए 10 महीनों में लगभग 80,000 गैर अप्रवासी वीजा रद्द कर दिए गए। ये वीजा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, मारपीट और चोरी जैसे अपराधों के कारण रद्द किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अमेरिकी नीतियों के खिलाफ कमेंट करने और फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भी वीजा रद्द किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिकी सुरक्षा और हित हमेशा पहले रहेंगे। सिंधी नागरिक समूहों ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गुप्त परमाणु हथियारों और गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने IAEA और संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर जमशोरो और मंचर झील के पास भूमिगत सुरंगों के निर्माण का दावा किया है। समूहों ने रेडियोधर्मी प्रदूषण के खतरे को देखते हुए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। उन्होंने सबूत पेश करने के लिए सुरक्षित चैनलों की भी आवश्यकता बताई है। फिलहाल के लिए टॉप 50 खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।